नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से सरकारी कोविड अस्पतालों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पतंजलि ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवाई तैयार की। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में निकाली जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर समाचार में मैं हूं लवलीन निगम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मोल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। सेना के सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मोल्दो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। यह बैठक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्दो में कल दिन में करीब 11:30 बजे हुई। दोनों कोर कमांडरों के बीच ये दूसरी बैठक थी। कोर कमांडरों की पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें कई जगहों से दोनों देशों की सेना के हटने पर सहमति बनी थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। फंड का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र को आवंटित किया गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है। महाराष्ट्र को 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है। अब तक 2,48,190 संक्रमित रोगी ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 1,78,014 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कुल 14,933 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हो गई। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.18% हो गई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,87,233 नमूनों की जांच की गई। अब तक 71,37,717 लोगों की जांच की गई। आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति देकर अपने परीक्षण में वृद्धि कर रहा है। अब तक कुल 992 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई, जिनमें 726 सरकारी और 266 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि वर्तमान में राज्य में कोविड-19 की जांच के लिए 103 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। इनमें से 60 सरकारी और 43 निजी हैं।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि 26 मई से 20 जून के बीच 30 और प्रयोगशालाएं इसमें शामिल की गईं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रति 10 लाख आबादी के लिए कोविड-19 परीक्षण को दुगना कर दिया गया है। रविवार तक 7,73,865 नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिनमें से 1,32,075 नमूने पॉजिटिव पाए गए। इस बीच मुंबई के पास लोनावला स्थित INS शिवाजी के 8 प्रशिक्षु कैडेट कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 3,721 मामले पाए गए और पिछले 24 घंटों में 1,962 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में पिछले 10 दिन में सूरत की हीरा मंडियों के लगभग 300 कारीगर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों के अनुसार प्रशासन ने कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए हीरा उद्योग पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सूरत का हीरा बाजार अब सप्ताह में 2 बार बंद रहेगा। नए नियंत्रणों के अनुसार सूरत के मुख्य हीरा बाजार सप्ताह में 2 बार बंद रहेंगे, जबकि सभी हीरा इकाइयों की कैंटीन हर रोज बंद रहेगी। सूरत के नगर निगम आयुक्त बंछा निधि पाणी के अनुसार हीरा श्रमिकों के बीच बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले पाए जाने के बाद नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। महिदरपुरा, मिनी बाजार और चौकसी बाजार में स्थित डायमंड ट्रेडिंग हब भी स्थिति में सुधार होने तक सभी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। अधिकारियों ने सभी डायमंड पॉलिशिंग इकाइयों को श्रमिकों के लिए अपने परिसर में उचित वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए कहा है। सूरत नगर निगम और डायमंड एसोसिएशन ने नए दिशा निर्देशों के सख्त कार्यान्वयन के लिए संयुक्त टीमों की स्थापना की है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में आज लगभग 15 दिन बाद कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,000 को पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज 199 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 15,431 हो गई है। इनमें से 12,040 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमण से उभरने वाले लोगों की दर 78% से ऊपर हो गई है। आज जयपुर में कोरोना के 89 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिला अब 511 सक्रिय मरीजों के साथ एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है। भरतपुर के बाद पिछले 3 दिनों में धौलपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। वहां आज 49 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 394 हो गई है, जो जयपुर के बाद सबसे ज्यादा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के नमूनों की जांच का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। केरल में कोविड-19 के एक और मरीज की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। 68 वर्षीय मृतक कोल्लम का रहने वाला था, जो दिल्ली से लौटा था और इसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा था। इस समय राज्य में कोविड-19 के कुल 1,540 सक्रिय मामले मौजूद हैं। नागालैंड में कोविड-19 के 50 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 330 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पंगन्यून फोम ने ट्वीट में बताया कि 50 संक्रमितों में से 24 दीमापुर, 14 कोहिमा और 12 पेरेन क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हैं। राज्य में कुल 189 रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि 141 स्वस्थ हो गए हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े 2 करोड़ मजदूरों ने 4,957 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्राप्त की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए मजदूरों के बैंक खाते में 1 करोड़ 75 लाख लेन देन किए गए। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के खाते में 1 से 6,000 रुपए नकद भेजे गए। कुछ राज्यों ने मजदूरों को भोजन और राशन भी उपलब्ध कराया है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के उपचार के लिए कोरोनिल नाम की औषधि तैयार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस औषधि की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कोविड-19 के लिए पतंजलि ने आयुर्वेदिक चिकित्सकीय नियंत्रण अनुसंधान साक्षर परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस औषधि की जांच के दौरान पाया गया कि कोविड-19 से संक्रमित 69% रोगी 3 दिन में ठीक हो गए, जबकि 100% 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो,
बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से सरकारी कोविड अस्पतालों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पतंजलि ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवाई तैयार की। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में निकाली जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सऊदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है। श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल 2,13,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। श्री नकवी ने बताया कि हज 2019 में कुल 2 लाख भारतीय हज यात्रा पर सऊदी अरब गए थे, जिनमें से 50% महिलाएं थीं। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बहुत सीमित पैमाने पर हज की अनुमति देगा, जिसमें देश में रहने वाले सभी देशों के नागरिक शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हज यात्रियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए इस्लाम की शिक्षा के अनुरूप हज का संचालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने कल एक देर रात बयान में कहा कि इस साल के हज के लिए सऊदी अरब में ही रह रहे विभिन्न देशों के लोगों को हज जाने के लिए विचार में रखा जाएगा। उनके अनुसार ये फैसला हज पर जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लगभग 25 लाख लोग हज की पवित्र यात्रा पर जाते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान सभी निवारक उपायों और आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को इस महामारी से जुड़े जोखिमों से बचाया जा सके। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। कर्नाटक सरकार ने आज एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों के 50% बिस्तर लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजे गए कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित करने को कहा है। कोविड-19 रोगियों के उपचार की सुविधा वाले निजी अस्पतालों को अब सरकारी अस्पतालों द्वारा भेजे गए मरीजों के लिए अपने गहन चिकित्सा कक्ष और उच्च निर्भरता देखभाल इकाइयों को खोलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। शेष 50% बिस्तर और सुविधाओं का उपयोग संबंधित अस्पतालों द्वारा निजी तौर पर रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण उन लोगों में फैलता है जिनका कोई यात्रा इतिहास रहा हो या वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों।
सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कॉन्टैक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे स्टूडियो में सीधे फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आ रही फर्जी खबरों पर अंकुश रखने और समुचित जांच परख के बाद सच्चाई सामने लाने का प्रयास हम तथ्यों की जांच श्रृंखला में करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की वेबसाइट हैक कर ली गई है। मीडिया की खबरों में यह दावा किया जा रहा था कि विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा गलत और बेबुनियाद है। विभाग की वेबसाइट सुचारू है और नियमित रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से संचालित है। सदियों पुरानी और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में कुछ शर्तों के साथ आज शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं द्वारा खींचे जाने से पहले रथ पर झाड़ू लगाने की रस्म पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पुरी में रथ यात्रा प्रतिबंधों के बीच शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से बाहर ले जाया गया है और उन्हें रथों पर बैठाया जा चुका है। रथों को सेवायतों द्वारा गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। इस साल सेवायत महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क तथा पारंपरिक गमछे पहने नजर आ रहे हैं। इस साल भले ही भगवान जगन्नाथ दर्शन देने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन आम लोगों की उपस्थिति पर पाबंदी होने के कारण केवल चुनिंदा सेवक और पुलिस अधिकारी ही रथ खींचेंगे। इससे पहले उनका कोरोना परीक्षण भी किया गया है। इसके अलावा पुरी में एक आंशिक कर्फ्यू भी लगाया गया है और शहर के सभी प्रवेश द्वार कल रात से सील कर दिया गया है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक अभय ने बताया है कि श्रद्धालु यात्रा का प्रसारण टेलीविजन के माध्यम से घर पर ही देख सकते हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं है। टीवी चैनल के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटी की आप यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। कोरोना के कारण यहाँ लोगों का आना ठीक नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ एक एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर जो श्री सौमेंद्र प्रियदर्शी हैं, वो इसके ओवरऑल चार्ज में हैं और तीनों रथों का जैसे ट्रेडिशनली किया जाता है कि एक एक सीनियर ऑफिसर एक एक रथ के चार्ज में रहते हैं। सेंट्रल रेंज के डीआईजी हैं आशीष, वो चार्ज में हैं जगन्नाथ रथ के, और बाकी दोनों रथों के चार्ज में है एसपी पुरी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी रथ यात्रा का दूरदर्शन और अन्य चैनलों से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पंडा ने इसका सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज ट्विटर पर एक संदेश में कहा कि कच्छ समुदाय अपनी महान संस्कृति और साहस के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनके लिए आगामी वर्ष प्रसन्नता और स्वास्थ्य से समृद्ध हो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ने सोमवार को एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या और अन्य लोगों की ऐच्छिक, सुरक्षित, सम्मानित और स्थायी वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील की गई है। इस प्रस्ताव का 47 में से 37 देशों ने समर्थन किया, जबकि 8 देश मतदान में शामिल नहीं हुए।
UNHCR ने 47 सदस्य हैं। म्यांमार से मानवाधिकारों के उल्लंघन और रखाइन प्रांत में रोहिंग्या जैसे अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार से कारणों को भी जड़ से खत्म करने को कहा गया है। म्यांमार सरकार से अपील की गई है कि वो मीडिया, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और राजनयिक समूहों को पूरी आजादी की अनुमति दे। रखाइन प्रांत से इंटरनेट पर लगी रोक हटाने को भी कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारत के होनहार सपूत और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया और अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए अथक संघर्ष करते रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो प्रसिद्ध बैरिस्टर और शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति थे। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का आंतरिक अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने देश और देशवासियों के हित से कोई समझौता किए बिना सरकार से त्यागपत्र देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। श्री शाह ने कहा कि उनकी विचारधारा मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष तथा अन्य नेताओं ने बंगाल के इस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी प्रेरणा लेकर हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हम सब लोग उनकी बातों को लेकर के लगे रहे, उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब लोग काम में जुटे हैं। आज श्रद्धांजलि देते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए हैं। आज दोपहर कोलकाता में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और आदर्शों पर वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। देश में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम पर सभी नए उत्पादों का पंजीकरण कराते समय उनके मूल देश का नाम प्रविष्ट करना अनिवार्य बना दिया गया है। जीईएम पर यह नई सुविधा शुरू होने से पहले अपने उत्पाद अपलोड कर चुके विक्रेताओं को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है कि वो संबंधित उत्पाद की मूल देश का नाम दर्ज कराएं। सूचना अपडेट कराने में नाकाम विक्रेता के उत्पाद जीईएम से हटा दिए जाएंगे। ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है।
जीईएम में ये प्रावधान भी किया गया है कि उत्पादों में स्थानीय चीजों के प्रतिशत का भी उल्लेख किया जाए। अब उत्पाद की मूल देश के नाम के साथ उत्पाद बनाने में इस्तेमाल की गई स्थानीय चीजों का प्रतिशत भी मार्केट प्लेस में नजर आएगा। इस पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी उपलब्ध कराया गया है। खरीदार अब सिर्फ ऐसे उत्पाद चुन सकेंगे जो न्यूनतम 50% स्थानीय चीजों की कसौटी पर खरे उतरते हों। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के बैंजू क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने बैंजू क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की ठोस सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संयुक्त टीम जब ठिकाने के निकट पहुंची तो वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। दक्षिण कश्मीर में इस महीने ये 11वीं मुठभेड़ थी। कश्मीर घाटी में अनंतनाग के जिला विकास आयुक्त के सिद्धा ने कल सड़क और भवन विभाग के अभियंताओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अभियंताओं को चल रही परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देने को कहा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IIS के शोधार्थियों के दल ने ऐसे नैनोजाइम्स विकसित किए हैं जो विषाणु की कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। नैनोजाइम्स सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो कोशिका झिल्ली की कई बीमारियों के कारक विषाणुओं को विखंडित कर सकते हैं। अकार्बनिक और भौतिक रसायन विभाग तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा कोशिका जीव विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने यह अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष ACS अप्लाइड बायोमैटीरियल्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। संस्थान में विकसित नैनो मैटीरियल का ऐसे विषाणुओं पर परीक्षण किया गया है जिनके कारण टाइफाइड, आंत्रशोथ, पेचिश, हैजा और निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को बिजली के बढ़े हुए बिल भेजने जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिजली वितरण कंपनियों के लिए मीटर रीडिंग करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने उपभोक्ताओं से अत्यधिक शुल्क वसूला। श्री फडणवीस ने कहा कि अनेक लोगों को रोजगार छूट गया है अथवा वेतन में कटौती का सामना कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी राशि का भुगतान एक साथ नहीं कर सकते। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, तापमान 13 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 36 डिग्री रहेगा। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना ने कहा, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से सरकारी कोविड अस्पतालों को मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पतंजलि ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवाई तैयार की। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में निकाली जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से
हज यात्री सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे। और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।